कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत व्याकरण सहित इस चैनल पर पढ़ाई हुई है तथा रीड संस्कृत दोनों लेवल की प्रथम एवं द्वितीय दोनों भाषाएं इस चैनल पर पढ़ाई हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अपना अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा के संस्कृत के अध्ययन के क्रम में आज हम आपको 12वां पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, विद्याधनम। इससे पहले के 11 पाठ हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पहले हमारे 11 पाठ पढ़ लें। उसके बाद में ये तो 12वें पाठ का वीडियो है और उसके बाद में 13वां, 14वां, 15वां भी हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेगा। आप लोग हमारे चैनल पर कक्षा 7वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक पूरी की पूरी, केवल पाठ्य पुस्तक ही नहीं, इसके अलावा जो आपके व्याकरण है वो सारी की सारी व्याकरण हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 7वीं की 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक कक्षा 7 संस्कृत पाठ्य पुस्तक और दूसरी कक्षा 7 संस्कृत व्याकरण, पूरी का पूरा अध्ययन कर लें। संस्कृत व्याकरण में आपके 40 से 50 वीडियो हैं और आपके इसके पाठ्य पुस्तक के 15 पाठ के वीडियो हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम 12वां पाठ विद्याधनम श्लोक वाला पाठ है। तो ये है अपना 12वां पाठ विद्याधनम। विद्याधन के लिए विद्या से संबंधित इस पाठ में कुल 4 श्लोक है। तो सबसे पहले इन 4 श्लोकों का वाचन करेंगे, उसके बाद में एक एक श्लोक का हिंदी अर्थ करेंगे। एक एक शब्द पर व्याकरणात्मक टिप्पणी करते हुए हम आपको अर्थ बताएंगे। तो शुरू करते हैं। आदर्श वाचन, आइडियल रीडिंग। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वैकृते व्रतत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रदानम्। विद्यानाम नरस्य रूपम् अधिकं प्रचन्न गुप्तं धनम्। विद्या भोग करे यश सुख करे विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या पर देवता। विद्या राजसु पूजन्ते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। केयुरान विभूषयन्ते पुरुषं हारान चंद्रोज्वला। न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा। वाणी का समलंकरोति पुरुषं हार पुरुषं या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला वाग्यशये च आश्रेये। धेनु कामदुगारतेश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा। शतकारायतनं कुलस्य महिमा रत्नेर्विना भूषणं। तस्मादन्यम् उपेक्षे सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। अब इसका अनुवाद करते हैं। सबसे पहले पहला श्लोक विद्या के बारे में बताया है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वै करते व्रतत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। विद्या को धन माना है, ठीक है ना। अपने पास धन होता है ना, गोल्ड्स वगैरह है ना, गहने होते हैं, सोना चांदी होता है, अपने पास ज़मीन होती हैं, पैसे होते हैं, वो सब अब उसको अपन क्या मानते हैं, धन मानते हैं। तो यहाँ पर विद्या को भी धन माना है। ये विद्या धन, जो भी धन होता है ना, उसमें सर्वधन प्रदानम, यानी सभी धनों में प्रधान धन है। कैसे देखिए, मान लो अपने पास में सोना है तो सोने को तो चोर चुरा सकता है और राजा भी हरण कर सकता है, और सोने को भाइयों में भी बांटा जाता है जब बंटवारा होता है। और सोना अपने मान लो 20 किलो सोना है तो बाहर भी करता है ना। तो उसी तरह से अपने पास ज़्यादा पैसे हैं तो पैसे भी अपने चोर चुरा सकता है और राजा छीन सकता है, भाइयों में बांटा जा सकता है और बाहर भी करता है। मान लो बहुत सारे पैसे हैं तो वो कॉइन्स वगैरह उससे बाहर होता है, ठीक है ना। और भी कई तरह के धन होते हैं, वो भी अपने क्या हैं, सब के सब बाहर करते हैं, चोर चुरा सकते हैं। लेकिन अब देखो, पैसा होता है, वो पैसा ऐसा धन होता है जिसको अपन अगर खर्च करते हैं तो वो आधा हो जाता है। मान लो 100 रुपये अपने पास में 50 रुपये खर्च कर दिए तो क्या 150 हो जाएंगे क्या? मान लो 100 रुपये है, 100 रुपये खर्च कर दिए तो 200 हो जाएंगे क्या? डबल होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन विद्या धन के बारे में ऐसा बोला है, मान लो आपके पास विद्या है। कैसी विद्या है? आपके संस्कृत से हिंदी अनुवाद करने की तरीका आपके पास है,
ये आपके पास एक अच्छा टेक्निक है, विद्या है, ठीक है ना। आपको कोई गणित का फॉर्मूला याद है, उससे आप कोई भी सवाल कर सकते हो, ये आपके पास विद्या है। आपको संस्कृत के शब्द रूप याद है, ये विद्या आपके पास है। तो ये विद्या धन आपके दिमाग के अंदर है। उस धन को कोई चोर चुरा सकता है क्या? मान लो आपने कोई सवाल याद कर लिया और आपका मित्र को वो सवाल याद नहीं है, वो रात को आया और आपके दिमाग में से वो चोरी करके ले गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। और जो इनकम टैक्स वगैरह लग करके राजा हमारे पास में टैक्स लेते हैं, प्रशासन गवर्नमेंट हमसे लेता है, वो पैसे उसी तरह से मान लो आपके पास में कोई बीएड की डिग्री है या डॉक्टर की डिग्री है, उस डॉक्टर की डिग्री को कोई राजा चुरा सकता है क्या? नहीं चुरा सकता है। आपके पास मान लो एक डिग्री है और आपके भाई के पास कोई डिग्री नहीं है। आपके मान लो आपके पिताजी के पास एक बहुत बड़ी डिग्री है और आपके चाचा जी के पास नहीं है, तो जब भाइयों में बंटवारा होगा तो आपके पास, आपके पिताजी के पास डॉक्टर की डिग्री है, क्या उस डॉक्टर की डिग्री को आधा आधा करेंगे? नहीं करेंगे। तो वो धन ऐसा है, विद्या धन ऐसा है जिसको मान लो अपने पास 5 डिग्री है, तो 5 डिग्री को अपन जहाँ भी सोएंगे तो भी अपने पास रहेगी, है ना। गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वो 5 डिग्री अपने पास रहेगी, वो धन हमारे पास रहेगा, लेकिन उसका अपने भार भी नहीं होता है। विद्या धन ऐसा है जिसका अपने को भार भी नहीं लगता है, चोर भी नहीं कर सकता है, राजा भी नहीं छीन सकता और भाइयों में भी बंटवारा नहीं हो सकता। इस तरह से विद्या धन है वो सब धनों में श्रेष्ठ है। और कैसे है? और दूसरे धन को अपन खर्च करें तो कम हो जाएगा, लेकिन विद्या को खर्च करेंगे तो दुगना होगा। कैसे होगा? जैसे मैं आपको यहाँ पर कोई तरीका बता रहा हूँ, मेरे पास विद्या है संस्कृत की, मैं संस्कृत की विद्या को यूट्यूब पर सर्च कर रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, तो बताता हूँ तो मेरे को ज़्यादा याद होता है, ठीक है ना। आपके पास कोई भी आपको सवाल याद है और उस सवाल को आप अपने मित्र को बताते हो, तो आपको वो सवाल अगर 5 दिन के बाद में भूलोगे, अगर कोई भी सवाल, कोई भी बात आपको याद है, कोई भी विद्या आपको याद है, वो अगर 1 साल से आप भूलने वाले हो और आप उस बात को बार बार किसी और को बताते जा रहे हो, तो आप ज़िंदगी भर उसको नहीं भूलेंगे। यानी विद्या खर्च करने पर दुगुनी होती है। बात समझ में आ गई? अब इस श्लोक का अपन अनुवाद करते हैं। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वय कृत्य वृद्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। तो यहाँ दूसरे किसी भी धन का वर्णन नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू, मैंने आपको समझा दिया, अकॉर्डिंग टू लाइन वाइज अपन अनुवाद करते हैं। न चोरहार्यम, हार्यम के अंदर यत प्रत्यय है जिसका मतलब होता है योग्य, ठीक है ना। न चोर हार्यम यानी चोर के द्वारा चुराने योग्य है। न चोर हार्यम यानी न तो चोर के द्वारा चुराने योग्य है। टू बी स्टोलन बाय ए थीफ, टू बी स्टोलन बाय ए थीफ, नॉट बी स्टोलन बाय थीफ, ठीक है ना। चोर के द्वारा चुराने योग्य नहीं है, न चोर के द्वारा चुराने योग्य है। न च राजहार्यम, न ही राजा के द्वारा हरण करने योग्य है, और न ही राजा के द्वारा हरण करने योग्य है। न भ्रातृभाज्यम, भ्रातृ का मतलब भाइयों में, भाज्यम यानी बांटा जा सकता, विभाजन किया जा सकता, और न ही भाइयों में बांटने योग्य है। न च, और न ही, च का मतलब और, न यानी न ही भारकारी यानी भार करता है, भार करती है, और न ही भार करती है। व्यय करते, कृत्य के अंदर सप्तमी एक वचन है, व्यय के अंदर भी सप्तमी एक वचन है। व्यय करने पर सप्तमी में आता है, ठीक है ना। रामे बाल के उसकी तरह से ये सप्तमी एक वचन है दोनों के अंदर। तो व्यय करने पर, खर्च करने पर, वृद्धत एव नित्यम, नित्यम वृद्धत एव, नित्यम पहले आएगा यहाँ पर। खर्च करने पर हमेशा वर्धत एव, बढ़ती ही है। एव का मतलब ही और हैं अपन जोड़ देंगे, बढ़ती ही है। ऐसा विद्याधनम, ऐसा विद्याधन, ऐसा विद्या रूपी धन सर्वधन प्रदानम यानी सभी धनों में प्रधान धन है। ऐसा विद्या का धन है जो सभी धनों में प्रधान है। दोबारा बोल देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। न चोर द्वारा चुराने योग्य हैं, और न ही राजा के द्वारा हरण करने योग्य हैं, न ही भाइयों में बांटने योग्य हैं, और न ही भार करने वाला है। खर्च करने पर हमेशा ही बढ़ता ही है। ऐसा विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अब अपना नेक्स्ट श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम
विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीन है पशु। इसके अंदर बताया है, जो बात बताई है मैं आपको वर्बली पहले बता देता हूँ कि विद्या है वो मनुष्य का सबसे बड़ा रूप है, सबसे बड़ा स्वरूप है, सुंदरता है। विद्या मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता है। और विद्या गुप्त धन है। गुप्त धन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति आता है तो अपन को थोड़ी पता चलता है कि डॉक्टर है या बहुत बड़ा टीचर है या बहुत बड़ा विद्वान है, इसके पास कितनी विद्या है, इसको चारों वेद है, इसको हनुमान चालीसा याद है, इस तरह से अपन को पता नहीं चलता। इसलिए विद्या क्या है? गुप्त धन है। विद्या भोग करी मतलब सुख प्रदान करने वाली है, भोग प्रदान करने वाली है, ठीक है ना। भोग का साधन है, भोग के साधन उपलब्ध कराने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि विद्या के माध्यम से अपन कुछ भी किसी भी लोगों को बहुत अच्छी बात बताते हैं तो वो अपने को अच्छे अच्छे भोजन खिलाता है, मतलब भोग का साधन उपलब्ध कराती है। यश यानी जो लोग अच्छे विद्वान हैं उनकी इज्जत भी होती है, सुख प्रदान करती हैं, ठीक है ना। विद्या है वो सुख प्रदान करती है, संतोष प्रदान करती है। और एक चीज़ है, विद्या है वो गुरुओं की भी गुरु है। जो गुरु होते हैं ना, कोई भी गुरु, हम गुरु है, जैसे आपको पढ़ाते हैं तो हमारी गुरु कौन है? विद्या है। बिना विद्या के हम गुरु नहीं बन सकते, इसलिए विद्या गुरुओं की भी गुरु है। और विदेशों में जाते हैं ना तो विद्या क्या है? भाई के समान होती है। कैसे होती है? जैसे मान लो आप इंग्लैंड में चले गए, अमेरिका में चले गए, तो वहाँ पर तो इंग्लिश के बिना बात नहीं कर सकते। इसलिए अगर अपन को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश की विद्या है हमारे पास, इंग्लिश की विद्या है तो अपन वहाँ जाएंगे तो इंग्लिश हमारे भाई के समान साथ देगी। विदेशों में जाने पर विद्या हमारे भाई के समान साथ देती है। अगर अपन इंग्लिश में उनसे बात करेंगे समझ में आ जाएगा, वो बोलेंगे वो समझ में आ जाएगा, बात कर लेंगे समझ में आएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो विद्या मतलब एक विदेशों में भाई के समान होती हैं। और विद्या एक परम देवता होती है, एक देवता के समान है। इसकी पूजा भी सरस्वती माँ की पूजा करते हैं वसंत पंचमी में, है ना। और राजाओं में विद्या की पूजा होती है। राजा लोग होते हैं मतलब जो आजकल गवर्नमेंट है वहाँ पर विद्वान लोगों की पूजा होती है, धन की पूजा नहीं होती है। जो पैसों वालों, आजकल तो पैसे वालों की भी पूजा होती है गवर्नमेंट में, पैसे वाले ज़्यादा पैसे वाले उनकी पूजा होती है। लेकिन ये संस्कृत तो प्राचीन भाषा है, इसके अंदर क्या है कि प्राचीन काल में जो विद्वान होते थे वो सभी राजाओं में पूजे जाते थे। और अंत में उन्होंने कहा था कि विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। पशु को कोई ज्ञान नहीं होता, उसी तरह से जिसको ज्ञान नहीं होता है वो पशु के समान होता है। अब देखो इसका अनुवाद, विद्या नाम नरस्य, विद्या नामक धन नरस्य मनुष्य के अधिकम, देखो मैं हलंत हुआ तो अंदर से ए निकला, अधिकम रूपम, अधिकम यानी बहुत अधिक, रूपम यानी सुंदरता है। विद्या मनुष्य के, विद्या नामक धन मनुष्य के, विद्या नामक धन वाले मनुष्य के, विद्या नामक धन वाले मनुष्य के अत्यधिक सुंदरता होती है। विद्या मनुष्य की अत्यधिक सुंदरता है। नाम को छोड़ दो, विद्या मनुष्य की अधिकम यानी अत्यधिक, रूपम यानी सुंदरता है। और विद्या, फिर विद्या का दोबारा अर्थ कर लो, प्रच्छन्न गुप्तम, प्रच्छन्न का मतलब गुप्त, ठीक है ना। प्रच्छन्न का मतलब अत्यंत, गुप्तम यानी गुप्त, धनम यानी धन है, अत्यंत गुप्त धन है जिसको अपन खोजते हैं ढूंढते हैं मनुष्य को तो भी नहीं मिलता है। विद्या मनुष्य का अत्यधिक सुंदरता है, विद्या अत्यंत गुप्त धन है। और विद्या भोग करी यानी विद्या भोग उपलब्ध कराने का साधन है। और यश है यानी यश प्राप्त कराती है। सुख करी यानी सुख प्रदान करने वाली है। विद्या भोग के साधनों को उपलब्ध कराने वाली होती हैं। और यश यानी कीर्ति, इज्जत प्रदान करने वाली होती हैं, सुख प्रदान करने वाली होती हैं। और विद्या गुरुनाम गुरु, विद्या गुरुओं की क्यों लगा? क्योंकि षष्ठी बहुवचन है, रामा नाम बाल का नाम गुरु नाम, षष्ठी बहुवचन है ना, तो गुरुओं की गुरु है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। और विदेश गमने यानी विदेश में जाने पर, सप्तमी एकवचन है, विद्या बंधुजनों यानी भाई के समान होती है, मित्र के समान होती है। विद्या विदेश में जाने पर भाई के समान होती हैं। और विद्या परा देवता यानी विद्या परम देवता होती है, विद्या परम देवता होती हैं। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में, राजसु के अंदर सप्तमी बहुवचन है, सप्तमी में अधिकरण कारक होता है, में पे पर अर्थ होता है। तो राजाओं में पूज्यते यानी पूजी जाती है, ये आत्मनेपदी है।
पूजी जाती है न ही धनम, न की धन। विद्या राजाओं में पूजी जाती है न की धन। विद्या विहीन है पशु, और विद्या के विहीन व्यक्ति, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। अब पूरे का देख लो। विद्या मनुष्य की अत्यधिक सुंदरता है, और विद्या अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग के साधनों को उपलब्ध कराने वाली होती हैं, यश प्रदान करने वाली होती हैं, सुख प्रदान करने वाली होती हैं, और विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश में जाने पर विद्या भाई के समान होती हैं, और विद्या परम देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती हैं न कि धन, और विद्या के बिना मनुष्य, विद्या के विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अब देखिए, ये तीसरा श्लोक है। केयूरा ने विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वाण्यकाशम अलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। तो इस तरह से इस श्लोक के अंदर भी वही बात बताइए कि मनुष्य का असली गहना क्या है? उसकी वाणी, उसकी एक संस्कृत वाणी, संस्कारित वाणी, जो संस्कार से युक्त वाणी है, वो उसकी विद्या है, और वही उसका एक अच्छा गहना है। मतलब मीठी बोली, अच्छी बोली उसका सच्चा गहना है। यानी बहुत अच्छे अच्छे गहने पहने हुए हैं और अपन को कोई गाली निकाले तो उसका वो गहना अपन को अच्छा लगेगा क्या? उसको फालतू में भार लगेगा। और एक अच्छी वाणी होती है, न उसका पैसा लगता है और न ही उसको कोई मतलब वो कभी नष्ट होने वाली है। वो वाणी, मीठी वाणी मरते हैं तब तक अपने साथ रहती हैं। बाकी के सभी आभूषण समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं निरंतर, लेकिन वाणी रूपी आभूषण हमेशा बना रहता है। ये बात इसमें लिखी है। तो देखिए, केयूरा ने विभूषयन्ति, केयूरा का मतलब होता है बाजूबंद। बाजूबंद का मतलब होता है जो बाजू अर्थात भुजाओं पर, हाथ पर बांधे जाते हैं, उसको केयूरा कहते हैं। बाजूबंद इत्यादि पुरुषम यानी पुरुष के केयूरा न विभूषयन्ति, यानी बाजूबंद इत्यादि न विभूषयन्ति यानी सुशोभित नहीं होते हैं। पुरुष को बाजूबंद इत्यादि सुशोभित नहीं करते हैं, मतलब अच्छे नहीं लगते हैं। और हारा न चंद्रोज्वला, चंद्रोज्वला हारा न चंद्रोज्वला यानी चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्र प्लस उज्ज्वला, इस तरह से इसका गुण संधि से संधि विच्छेद हुआ। चंद्रमा के समान चमकदार, उज्ज्वल। हारा यानी हार भी, न यानी नहीं। अगर पुरुष को अपन कोई बाजूबंद इत्यादि पहनाते हैं तो वो भी उससे विभूषित नहीं हो सकते हैं। और चंद्रमा के समान उज्ज्वल कोई हार इत्यादि गले में पहना देते हैं तो उससे भी वो सुशोभित नहीं होता है। बाजूबंद इत्यादि पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं। चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी नहीं करते हैं। पहली लाइन क्लियर हुई। दूसरी लाइन, न स्नानम, और न ही किसी तरह का उसने बहुत अच्छा सा स्नान किया है। कैसा स्नान? मतलब जिस स्नान के अंदर उसने बहुत अच्छे अच्छे साधनों का प्रयोग किया है, डाई किया है और उसके मतलब हल्दी इत्यादि का प्रयोग किया है, तो वो स्नान भी उसको सुशोभित नहीं करता है। न विलेपनम, विलेपन का मतलब होता है शरीर पर कुछ चंदन, केसर इत्यादि का लेप करते थे, और आजकल उसको अपन ब्यूटी पार्लर कहते हैं। ब्यूटी पार्लर करते हैं शरीर पर, यानी कि क्रीम पाउडर इत्यादि लगाते हैं, तो उसको विलेपन कहते हैं। तो उसको अपन क्या कहेंगे? न स्नान यानी न विशेष प्रकार का स्नान, न विलेपनम यानी न ही शरीर पर सुगंधित पदार्थों का लेप इत्यादि करना, न कुसुमम और न ही बहुत सारे फूलों के माध्यम से प्राचीन काल में शरीर को सजाया जाता था। न कुसुमम यानी न ही फूलों के द्वारा, और न अलंकृता मूर्जा, ना के अंदर दीर्घ संधि, न अलंकृता। अलंकृत का मतलब होता है सजाए हुए, मूर्धजा यानी बालों के द्वारा। मूर्धजा कहते हैं बालों के द्वारा। कोई लोग अपने बाल को सजाते हैं ना, हन्नी कट कराते हैं, फन्नी पता नहीं कौन कौन से कट करवाते हैं, तो मूर्धजा। न अलंकृता मूर्जा, और न ही सजाए हुए बालों के द्वारा पुरुषम विभूषयन्ति, पुरुष सुशोभित होता है। इतनी सारी बातों का मना किया उसने, इसे आदमी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। बाजूबंद इत्यादि से पुरुष, बाजूबंद इत्यादि गहनों से पुरुष सुशोभित नहीं होता है, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से,
न विशेष प्रकार का स्नान करने से, न विशेष प्रकार के लेप करने से, न ही फूलों से और न ही सजाए हुए बालों से। अब बालों से सजाए हुए स्त्रियों के लिए मूर्धजा का मतलब होता है चोटी, वेणी, है ना, वो मतलब विशेष प्रकार की चोटियाँ न पता नहीं कैसे कैसे बालों को सजाती हैं, उससे भी वो सुशोभित नहीं होती हैं। अब यहाँ पर वाण्य का समलंकृति पुरुषम या संस्कृता धारती, वाण्य का के अंदर संधि विच्छेद है। देखो यह से पहले कोई भी आधा अक्षर होता है तो यह का ई बन जाता है, और यह का ई बना वो ण के अंदर जुड़ गया तो ण का क्या बन गया, णी बन गया, क्योंकि ण के जस्ट बाद में यह है और यह के जस्ट बाद में ए है, तो ए के साथ का जुड़ा तो एक का बन गया। तो यहाँ संधि विच्छेद में वाणी प्लस एका, ठीक है ना, वाणी प्लस एका, ये आपको शब्दार्थ में आपको ये शब्द बता देंगे और चंद्रोज्ज्वला भी बता देंगे। तो यहाँ पर वाणी प्लस एका, एका का मतलब एकमात्र, वाणी यानी वाणी ही, पुरुषम सम अलंकृति, सम मैं हलंत हुआ अलंकृति, एकमात्र, एका का मतलब एकमात्र, वाणी यानी वाणी ही, पुरुषम यानी पुरुष को, सम अलंकृति यानी सुशोभित कर सकती है। एकमात्र वाणी ही पुरुष को सुशोभित कर सकती है। या यानी जो, या यह तो सर्वनाम शब्द है, ये वाणी के लिए आया, वाणी स्त्रीलिंग है इसलिए या भी स्त्रीलिंग आया। या यानी जो क्या, वाणी, जो वाणी, ठीक है ना, ऐसे। तो दोबारा देख लो, एकमात्र वाणी ही पुरुष को सुशोभित कर सकती है जो संस्कृता धार्यते यानी संस्कारों को धारण करती है, संस्कृता यानी संस्कारों को धार्यते यानी धारण करती है। तो तीसरी लाइन भी क्लियर हुई। चौथी लाइन देख लो, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम, अखिल भूषणानि सततम क्षीयन्ते, अखिल यानी संपूर्ण, भूषणानि यानी आभूषण, संपूर्ण आभूषण जो ऊपर बताए वो संपूर्ण आभूषण, सततम यानी निरंतर, क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण आभूषण निरंतर नष्ट हो जाते हैं। परंतु वाक भूषणम का संधि विच्छेद होता है, वाक प्लस भूषणम, वाक क बन गया, ग का आधा क बन गया, ठीक है ना, ये आपकी जस्त्व संधि है, व्यंजन संधि की संधि। हमारे चैनल पर सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, संधि, अव्यय, प्रत्यय, पुरुष, लिंग, वचन, सब कुछ पढ़ाया। आप लोग उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा आनंद आएगा, ठीक है ना। वाग भूषणम, वाग यानी वाणी रूपी, वाक का मतलब वाणी, ये वाणी शब्द है ना, इस वाणी का मूल शब्द है वाक, वाक का मतलब बोलना, वाणी, ठीक है ना। वाणी रूपी भूषणम यानी आभूषण बना रहता है, वाणी रूपी भूषणम, ठीक है ना, वाणी रूपी आभूषण सततम भूषणम यानी निरंतर आभूषण बना रहता है, वाणी रूपी आभूषण निरंतर आभूषण बना रहता है। तो सतत का इधर भी अर्थ हो गया, उधर भी अर्थ हो गया। अब पूरी लास्ट लाइन का देख करके उसके बाद में पूरा देख देते हैं। संपूर्ण आभूषण निरंतर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण निरंतर बना रहता है। भूषण का मतलब बना रहता है, यही अर्थ होगा, ठीक है ना, आभूषण बना रहता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो पूरे का देख लेते हैं। बाजूबंद इत्यादि आभूषण पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार इत्यादि, न विशेष प्रकार का स्नान, न विशेष प्रकार का इत्र, चंदन इत्यादि का लेप, न फूल और न ही सजाए हुए बाल। एकमात्र वाणी ही पुरुष को सुशोभित करती हैं जो संस्कारों को धारण करती हैं। सभी आभूषण निरंतर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण निरंतर बना रहता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, अंतिम। अब देखिए ये अपना अंतिम श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला भाग्य क्षय चाश्रय। विद्या नाम नरस्य यानी विद्या मनुष्य के, नाम का कोई अर्थ नहीं है, ऊपर भी आया था ऐसे। विद्या मनुष्य के, कीर्ति रतुला, रे का विसर्ग बन गया, कीर्ति ही, और अतुला, अतुला यानी अतुलनीय, अतुलनीय मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी कीर्ति यानी यश है। विद्या मनुष्य के अतुलनीय कीर्ति है, अतुलनीय यश है, अतुलनीय इज्जत है। क्लियर हुआ। विद्या मनुष्य के अतुलनीय यश। अब नेक्स्ट बात आई, भाग्य क्षय चाश्रय। चाश्रय का संधि विच्छेद हुआ चय प्लस आश्रय, ठीक है ना, चय प्लस आश्रय। और चय का मतलब और, भाग्य क्षय यानी भाग्य की विपरीत होने पर, अपना भाग्य जब बदल जाता है, सब कुछ लुट जाता है, उस समय आश्रय यानी आश्रय प्रदान करती है। कौन? विद्या। विद्या मनुष्य के अतुलनीय यश है,
और भाग्य के विपरीत हो जाने पर आश्रय प्रदान करती है। धेनु कामदूधा, कामदूधा धेनु, कामदूधा का मतलब होता है सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली। धेनु यानी गाय के समान है, कामधेनु गाय के समान है। कामधेनु गाय है जिसके सामने बैठ करके अपन जो भी इच्छा प्रकटते हैं वो पूरा करती है। उसी तरह से सभी इच्छाओं को, काम का मतलब इच्छा होता है, ठीक है ना, सभी इच्छाओं को दूधा यानी पूरा करने वाली धेनु यानी कामधेनु गाय के समान है। सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु गाय के समान है। रतिश्चय विरहे, विरहे चय का मतलब और देखो आधे सय का विसर्ग बन गया। विरहे यानी विरह में, विरह में रति यानी रति के समान है। रति का मतलब प्रेम, विरह, विरह का मतलब होता है किसी से बिछुड़ जाना। उस समय विरह के समय प्रेम के समान है। विद्या विरह के समय प्रेम के समान है। नेत्रम तृतीयम चय सा, चय यानी और, सा यानी वह विद्या, और वह विद्या, तृतीयम नेत्रम यानी तीसरी आँख है, और वह विद्या तीसरी आँख है। तो यहाँ तीन बात बताई है। सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु गाय के समान है, और विरह में रति के समान है, प्रेम के समान है, और वह विद्या तीसरी आँख है। दो आँख तो सबकी है, लेकिन दो आँखों से जो काम नहीं होता वो दोनों आँखें बंद करके जो अपन अपने दिमाग लगाते हैं, विद्या लगाते हैं, उससे होता है, तो वो तीसरी आँख है। कहते हैं ना पढ़े लिखों के चार आँखें होती हैं, तो यहाँ पर तीसरी आँख तो बता ही दी। तीसरी आँख शिव जी के है ना, वैसे नहीं, वो तो क्रोध वाली है, जैसे तीसरी आँख निकलते हैं सबको भस्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ और वह तीसरी आँख है, ठीक है ना, समझ में आ गया। सत्कार रायतनम, सत्कार देखो, सत्कार रे के अंदर दीर्घ संधि है, सत्कार प्लस आयतनम। सत्कार का मतलब होता है अच्छे गुणों का, आयतनम यानी संग्रह, केंद्र बिंदु। सत्कार का मतलब अच्छे गुणों का, आयतनम यानी केंद्र बिंदु होती हैं। ये बात पूरी होगी। सत्कार आयतनम यानी अच्छे गुणों का केंद्र बिंदु होती हैं। और कुलस्य महिमा, कुल की महिमा, षष्ठी एक वचन है, कुलस्य की अर्थ होगा कुल की महिमा। अपना जो कुल होता है ना, अपना वंश होता है ना, उस वंश की महिमा है। मान लो किसी के पास में बहुत अच्छी विद्या है, विद्वान है, तो वो उस कुल का गौरव बन जाएगा, उस कुल की महिमा को बढ़ा देगा। और रत्ने विना भूषणम, रत्नई के बाद में देखो वी के ऊपर वाला रह है, वो नई के जस्ट बाद में है, तो उस वी का विसर्ग बन गया, रत्नई बन गया। रत्नी में तृतीया विभक्ति है, विना के योग में तृतीया, द्वितीया और पंचमी विभक्ति आती हैं, इसलिए यहाँ पर यह तृतीया विभक्ति है। रत्नई विना यानी विना यानी बिना, रत्न यानी रत्नों वाला, बिना रत्न वाला, रत्न होते हैं ना हीरे मोती, ये सब बिना रत्नों वाला, भूषण यानी आभूषण है, बिना रत्नों वाला आभूषण है। विद्या क्या है? बिना रत्नों वाला आभूषण है। क्लियर हुआ? तीसरी लाइन को दोबारा देखो, विद्या अच्छे गुणों का केंद्र बिंदु है और कुल की महिमा होती हैं और बिना गुणों का आभूषण है। अब लास्ट लाइन देखो, तस्मादन्यम उपेक्षे, यहाँ पर तीन शब्द है, तस्मात द हलंत हुआ, तय बन गया, तस्मात बन गया पंचमी एक वचन, और दय के अंदर से ए निकला, अन्यम बन गया, अन्यम में मैं हलंत हुआ, फिर उपेक्षे अलग से बन गया। ठीक है ना, इसको तोड़ के बताते। ये तीनों शब्द मैंने लिख दिए हैं। तस्मात दय का तय बन गया, ठीक है ना, तस्मात दय का तय बन गया, और उसके बाद दय के अंदर से क्या निकला? तो क्या हुआ? अन्यम, अन्यम बन गया। मैं हलंत हुआ तो क्या हुआ? मैं के अंदर से ऊ निकला और इधर क्या आ गया? उपेक्षे। ठीक है ना, तस्माद अन्यम उपेक्षे सर्व विषयम विद्याधिकारम, विद्या प्लस अधिकारम, विद्यायाम अधिकारम कुरु। तो अब देखो, सर्व विषयम, तस्मात यानी इसलिए, तस्मात का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? इसलिए। सर्व विषयम यानी सभी विषयों से, अन्यम उपेक्षे, सर्व विषयम यानी सभी प्रकार से, अन्यम यानी दूसरों की, उपेक्षे यानी उपेक्षा करके, क्योंकि लय प्रत्यय उपेक्षे यानी उप उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, और यहाँ पर गुण संधि भी है, उपधन ईक्ष और लय प्रत्यय। क्लियर हुआ? यहाँ पर तीन चीज़ें, उप उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, ईक्ष का मतलब देखना है, जैसे परीक्षा में ईक्ष धातु है और लय प्रत्यय है। इसीलिए दूसरे सभी विषयों, अन्यम यानी दूसरे की,
सभी प्रकार से, सर्वम यानी सभी प्रकार, सर्वम विषम सभी प्रकार से दूसरी चीज़ों की उपेक्षा करके विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करो, विद्या पर अधिकार करो। इसलिए सभी प्रकारों से दूसरी चीज़ की उपेक्षा करके विद्या पर अधिकार करो। क्लियर? वो आप पूरे श्लोक का बोल देते हैं, फिर शब्दार्थ लेते हैं, फिर प्रश्नोत्तर लेते हैं, फिर पाठ की समाप्ति करते हैं। विद्या मनुष्य के अतुलनीय यश है और भाग्य के विपरीत होने पर आश्रय प्रदान करती है। विद्या सभी इच्छाओं को पूरे करने वाले कामधेनु के समान है और विरह में रति के समान है, प्रेम के समान है। और वह विद्या तीसरी आंख है। विद्या अच्छे गुणों का केंद्र बिंदु है, समूह है और कुल की महिमा है तथा बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए सभी प्रकार से दूसरी चीज़ों की उपेक्षा करके विद्या पर अधिकार करो। अब अपन शब्दार्थ लेते हैं। शब्दार्थ से पहले ये नन्हा बालक जो कह रहे हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अब देखिए, चौर हार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य, टू बी स्टोलन बाय ए थीफ। राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य, टू बी अटैक्ड बाय अ किंग। भ्रातृभाज्यम भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, टू बी डिवाइडेड अमोंग ब्रदर्स। भारकारी भार बढ़ाने वाली, बर्डन प्रच्छन्न गुप्तम अत्यंत गुप्त। हिडन भोग करी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली, गिव हिम ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीजर। परा परा यानी सबसे बड़ी, द ग्रेटेस्ट। अब देखिए, राजसु यानी राजाओं में, सप्तमी बहुवचन राजाओं में। अमोंग किंग्स केयुराहा बाजूबंद। ब्रेसलेट्स चंद्रोज्वला चंद्रधन उज्ज्वला, ये देखो संधि विच्छेद। चंद्रमा के समान चमकदार, एज ब्राइट एज द मून। विलेपनम शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य मतलब पदार्थ, चंदन केसर आदि, ठीक है ना। एनोइंटिंग कहते हैं जिसको, एनोइंटिंग। नालंकृता न प्लस अलंकृता, ये संधि विच्छेद जो हम बोल रहे थे ना, ये न के अंदर दीर्घ संधि है, कोई हलंत नहीं हुआ, ठीक है ना। नालंकृता नहीं सजाया हुआ, है ना, अनडेकोरेटेड। मूर्धजा वेणी या चोटी, प्लेट मतलब है। वाणी का, वाणी प्लस ए का, ये देखो संधि विच्छेद। वाणी नी बड़ा हो गया, ये का ई बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ने के अंदर जुड़ गया, वाणी बन गया, और ये के अंदर वाला ए का, इस तरह से हमने संधि विच्छेद किया था। एकमात्र वाणी, स्पीक अलोन। समलंकृति अच्छी तरह सुशोभित करती हैं। डेकोरेटिव संस्कृता संस्कार युक्त, परिष्कृत, वेल कल्चर्ड। फिर आपका आता है धार्यते, धारण की जाती है। इज बोर्न। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, देखो क्षीयन्ते यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, तो संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। ऑल ऑर्नामेंट्स पेरिश। अब ये जो है भाग्य क्षय यानी अच्छे दिन बीत जाने पर, भाग्य के विपरीत होने पर। व्हेन गुड डेज एंड। आश्रय सहारा, हेल्पर। कामदूधा इच्छानुसार फल देने वाली। वेल्डिंग ऑल डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स। सत्कार आयतनम सम्मान का केंद्र या समूह। स्टोर हाउस ऑफ रेस्पेक्ट्स। रत्नेर बिना, रत्नों के बिना, विदाउट ज्वेल्स। विद्याधिकारम विद्या पर अधिकार। मिस्ट्री ओवर लर्निंग। तस्मात् अन्यम उपेक्षा, ये देखो तस्मात् अन्यम उपेक्षा, मैंने किया था वैसा का वैसा, नो प्रॉब्लम। अतः दूसरे शब्द को छोड़कर, देयरफॉर गिविंग अप अदर्स, ये आपके हो गए शब्दार्थ। अब लिखते हैं अपन सीधे प्रश्नोत्तर। अब देखिए, ये अपने अभ्यास वाला डिब्बा लेके भाई साहब बैठे हैं। अब पहला अभ्यास क्या है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम और अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम ने इति लिखा। जो सही है उसके सामने आम लिखना, आम का मतलब हाँ, यस, ट्रू, और अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम ने,
जो अनुपयुक्त है मतलब गलत है उसके सामने ने अर्थात फॉल्स लिखना है, रॉन्ग राइट। विद्या राजसु पूज्यते, बिल्कुल राइट बात है, तो क्या लिखोगे? तो हम यहाँ पर आम लिखेंगे। आम का मतलब होता है हाँ, विद्या राजसु पूज्यते। क्लियर हुआ? वाग भूषणम, भूषणम ने, वाणी रूपी आभूषण हमेशा बना हुआ नहीं रहता है, मतलब गलत बात है, तो अपन क्या लिखेंगे? न लिखेंगे, क्योंकि बात ही गलत है। फिर आप लोग देखिए यहाँ पर विद्याधनम सर्वधनेषु प्रदानम, राइट बात बिल्कुल, तो आम लिखेंगे, मतलब विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन है। विदेश गमने विद्या बंधु जन न भवती, विदेश में जाने पर विद्या भाई के समान नहीं होती हैं, तो क्या नाना के समान होती हैं? बात करता है प्याज काट के, तो ये तो गलत बोल रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे? ने। ठीक है। फिर सर्वम विहाय विद्याधिकारम करो, सब कुछ छोड़ करके विद्या पर अधिकार करो, तो राइट बात लिख रहा है, तो अपन क्या लिख देंगे? आम लिख देंगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के इसके आंसर सुरक्षित रख सकते हो अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अधोलिखिता नाम पदानाम लिंग विभक्ति और वचन, वचनम जय आदि यहाँ का आधा में बन गया, और ये पर सवर्ण संधि से बना है ये, ठीक है ना। तो ये पर सवर्ण संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के टॉपिक हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लिखती है नहीं, लिखो। नीचे लिखे शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन लिखो। ये पद है नरस्य, इसका लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है। वचन कौन सा है? एक वचन है। पुल्लिंग, षष्ठी, एक वचन, ऐसे, ठीक है ना। हम आपके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लिख के पूरा उसके बाद में बताते हैं। अब ये दूसरे क्वेश्चन यानी तीसरे से पहले दूसरे क्वेश्चन के अंदर कुछ और है। गुरुनाम, गुरुनाम के अंदर आपको पता है षष्ठी बहुवचन है, गुरु पुल्लिंग है, षष्ठी बहुवचन है, ठीक है ना, ऐसे। फिर केयुराहा, ये आपके पुल्लिंग है, केयुरे है, केयुरऊ, केयुराहा, पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है, ठीक है ना। अब देखिए कीर्तिम, ये कीर्ति शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और इसका द्वितीय विभक्ति एक वचन है। कीर्ति ही कीर्ति, कीर्ति है, कीर्तिम द्वितीय एक वचन है कि नहीं? बहुवचन ही एक वचन, ठीक है। ये आपके स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन है। भूषणानी आपको पता है फलम फले फलानी, है ना, तो ये प्रथमा बहुवचन है नपुंसकलिंग में, ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रथमा बहुवचन हो गया। भूषणानी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसने क्या श्लोकांशान जोड़िए, श्लोक के अंशों को जोड़िए, कै को खे से जोड़ना। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, हारा न चंद्रोज्वला, केयुरा ने विभूषयन्ति पुरुषम, न भ्रातृभाज्यम न च भारिकारी, न चोरहार्यम न राजहार्यम, या संस्कृता धार्यते, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, विद्याविहीन पशु, वाण्य का समलंकृति पुरुषम, रत्नेर विना भूषणम। तो इसको आपस में जोड़ना है, कौन सा कहाँ पर है, श्लोकों को देख देख करके। वो विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, इसके बाद में क्या लिखा है? इसके बाद में लिखा विद्याविहीन पशु, तो इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, जोड़ दिया, ठीक है। अब केयुरा ने विभूषयन्ति पुरुषम, हारा ने चंद्रोज्वला, तो इसको इससे जोड़ दो। न चोरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भार्गारी, तो इसको इससे जोड़ दो। शतकारायतनम कुलस्य महिमा, रत्ने विना भूषणम, अब तो एक ही रह गया। वाणे का समलंकृति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते। इस तरह से ये सारे आपस में जुड़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला है क पशु, पशु कौन होता है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है, देखिए एक शब्द में उत्तर देना है। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, तो इसका उत्तर तो होगा विद्याविहीन। क्या होगा? विद्याविहीन। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। का भोग करी, विद्या भोग करी, सीधी सीधी सी बात है, सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, अभी भी पढ़ा था। अब के पुरुषम ने विभूषयन्ति, केयुरा, केयुरा पुरुषम ने विभूषयन्ति, केयुरा ने विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्वला, पता है ना आपको। का एका पुरुषम समलंकृति,
क्या एकमात्र है जो पुरुष को अलंकृत करती है? ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो अपनों को वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की जगह स्त्रीलिंग शब्द लिखना, चाहे ईकारांत हो चाहे कुछ भी हो। वाणी एकमात्र है जो पुरुष को सुशोभित करती है। कानि क्षीयन्ते, क्या क्षीण हो जाते हैं? सब कुछ कौन से हैं जो नष्ट हो जाते हैं? सब कुछ अखिल भूषणानि, तो यहाँ पर क्या लिखना है? अखिल भूषणानि, सारे आभूषण हैं वो क्या है? नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण बना रहता है। क्लियर हुआ? ये आपका क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, जूम करके आपको बताते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है आपका, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण वाला पीछे वाले पाठों में भी हमने आपको बताया, यहाँ पर भी बता देते हैं। ये अंडरलाइन वर्ड है, या तो हाईलाइटेड आएगा या अंडरलाइन आएगा। उस वर्ड को, उसके वर्ड के ये पुल्लिंग है, नरह रामे की तरह, ये विद्या स्त्रीलिंग है। तो देखिए इस नरह के अंदर किम सर्वनाम शब्द का पुल्लिंग में रूप चलता है, कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान। स्त्रीलिंग में चलता है का, के, का, काम, काम, के, कहा। तो विद्या स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो किम सर्वनाम शब्द का स्त्रीलिंग में होता है का। और नरह पुल्लिंग है, तो किम सर्वनाम शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में होता है का। अब इनकी जगह ये चेंज करना, विद्या विनय कै पशु अस्ति, नरे की जगह कै लिखना, बाकी सेम टू सेम लिखना, कोई जोर नहीं है आपके। और इस खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क बना देना है, और इस खड़ी पाई की जगह भी क्वेश्चन मार्क बना देना है। आपको ऐसे ऐसे नहीं बनाना है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये प्रश्न बनाना है। उत्तर क्या है? विद्यावीन मनुष्य पशु होता है, ये उत्तर है। प्रश्न क्या बनेगा? विद्यावीन कौन पशु के समान होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह आगे। तो कै का मतलब कौन, का मतलब भी कौन होता है। लेकिन पुल्लिंग में तो स्त्री को भी कौन कहते हैं और पुरुष को भी कौन कहते हैं, लेकिन संस्कृत में पुरुष को कै कहते हैं, कौन में क्या कहते हैं? क, और स्त्री को कहते हैं का आगतवती, कौन आई, क आगतवान, कौन आया। समझ में आया कि नहीं आया? विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। कौन राजाओं में पूजी जाती है? प्रश्न बनाना आपको आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये ग प्रश्न बनाना है। चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकृति, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार मनुष्य को अलंकृत नहीं करते हैं। तो हार शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो किम सर्वनाम शब्द का मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। ये देखिए, कै, कऊ, के, ये प्रथमा विभक्ति है। पुल्लिंग में कै, कऊ, के, कम, कऊ, कान, केन, काव्यम, कई, इस तरह से रूप चलता है। सै, तऊ, ते, तम, तऊ, तान, तेन, ताव्यम, तई। तो उसी तरह से किम का चलता है। आप हमारे चैनल पर जाकर के शब्द रूप का चौथा वीडियो उसको पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। और एक प्रश्न निर्माण का वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, प्रश्न निर्माण का, उसको भी आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, चंद्रोज्ज्वला हारा, तो ये बहुवचन है, तो ये बहुवचन आएगा। हारा की जगह के आएगा। क्या आएगा? के। बाकी सब सेम टू सेम आएगा। चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम ने अलंकृति, चंद्रमा के समान क्या होता है जो पुरुष को अलंकृत नहीं करता है। प्रश्न बन गया, इसकी जगह आपके क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखिए, ये हिंदी वाला के नहीं है, ये मतलब उसके भाई वो वाला के नहीं है, ये संस्कृत वाला के। पिता हिते नियुक्तम, पिता हित में नियुक्त होता है। तो पिता प्रथमा एक वचन है ना। पितृ रीकारांत शब्द है, पिता, पितरो, पित्र है। तो इस प्रथमा एक वचन में कै आएगा। पुल्लिंग है, चाहे रीकारांत हो, चाहे उकारांत हो, चाहे अकारांत हो, पुल्लिंग के अंदर, सब के अंदर सेम कै ही आएगा किम सर्वनाम शब्द। अब विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। तो इसका हिंदी में प्रश्न क्या होगा? विद्या कहाँ पर यश फैलाती है? तो कहाँ पर को क्या कहते हैं? कुत्र। ये कुत्र है, त्रशिल प्रत्यय का ये शब्द आता है, इसको ही इसकी जगह लिखना है, ठीक है ना। और खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क सब में होगा। ये आपके प्रश्न निर्माण पूरा हो गया। अब आपके ये छठा क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य न प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पूर्ण वाक्य लिखने में अपने क्या प्रॉब्लम? जैसे प्रश्न निर्माण किया वैसे उत्तर निर्माण करना है। गुरुनाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की गुरु कौन है? ये का स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग में उत्तर देना है। का की जगह विद्या लिखना, बाकी सेम टू सेम लिखना है। और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह खड़ी पाई कर दो, उत्तर बन जाएगा। ये तो प्रश्न है ना, ऊपर तो हमने प्रश्न बनाए थे, तो यहाँ पर उत्तर बने हुए उसके प्रश्न बनाने हैं, सॉरी प्रश्न बने हुए उसके उत्तर बनाने हैं। तो किम सर्वनाम शब्द की जगह वो चेंज कर देना है। विद्या गुरुनाम विद्या का अस्ति, तो का की जगह आप क्या लिखोगे?
विद्या, बाकी सेम टू सेम लिखोगे। गुरु नाम, अब ये का की जगह का मैंने चेंज किया, बाकी कुछ नहीं चेंज किया। गुरु नाम गुरु विद्या अस्ति खड़ी पाई। क्लियर हुआ। कीदर्शी वाणी पुरुषम समलंकृति, कैसी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है। तो कीदर्शी की जगह आप क्या लिखोगे, संस्कृता। संस्कृता मतलब संस्कार वाली, संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकृति लास्ट में खड़ी पाई। ऐसे आपको खुद को बनाना है, प्रैक्टिस आपको लिख के देखना है रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में, तब जाके। वह करते किम वर्धतम, वह करने पर क्या बढ़ती है। तो किम की जगह आपको लिखना विद्या बढ़ती है। कौन बढ़ती है, विद्या बढ़ती है। विद्या किसी का नाम तो नहीं है, दादी जी का है, अरे तेरा खुद का है, कोई बात नहीं, चलता है। यहाँ पर आपने विद्या है वो स्टडी से है। भाग्य क्षय आश्रय का, भाग्य के नष्ट होने पर आश्रय कौन देता है। यहाँ पर का शब्द है वो पुल्लिंग है, वो अपन को पुल्लिंग भी पूछ ले, लेकिन वास्तव में इसका उत्तर क्या बनेगा, विद्या। भाग्य के क्षय होने पर अपने को विद्या आश्रय देती है, इसलिए का की जगह अपन को क्या लिख देना, विद्या। ये अपने उत्तर निर्माण हुए, बड़े उत्तर लिखने हैं, ऐसे नहीं है कि ये तो शॉर्ट आंसर है। अगर आपको शॉर्ट आंसर पूछते हैं ना तो विद्या, संस्कृता, विद्या, विद्या इस तरह से लिखना है। और लॉन्ग आंसर लिखना है तो बस आंसर के अंदर ही जो शब्द एक है वो चेंज करना है, बाकी सेम टू सेम लिखना है। अब अपने 7वां और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है। मंजूषातः है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानी चित्वा लिखत। इस इंडेक्स के अंदर पुल्लिंग शब्द को, स्त्रीलिंग शब्द को, नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। देखो हमारे चैनल पर लिंग नाम का टॉपिक पढ़ाया, वहाँ पर आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान के बारे में बताया, तो वहाँ जा करके आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखो विद्या क्या है, विद्या है स्त्रीलिंग है, ठीक है। धनम क्या है, विद्या स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में लिखते हैं, एक एक लिखते जाते हैं, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर में क्या है, धनम। धनम, धनम आपका है जो नपुंसकलिंग है, इसलिए नपुंसकलिंग में लिखा जाएगा। अब संस्कृता, संस्कृता आपके स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा संस्कृता, ठीक है ना। अब सततम, ये शब्द भी आपके नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा सततम। क्लियर है। अब कुसुमम, ये भी नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा कुसुमम। मूर्धजा, ये आपका पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा मूर्धजा। मूर्धजा है, मूर्धजा वो मूर्धजा। पशु, ये उकारांत आपके पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ लिखा जाएगा। गुरु, ये भी पुल्लिंग शब्द है। और रति, ये भी, अरे थोड़े ये पुल्लिंग, रति तो स्त्रीलिंग होती है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा रति। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ये शब्द रूप आपको ज्ञात होता ना तो आपको सब कुछ हो जाता। ये पार्ट तो पूरा हो गया, लेकिन है ना ये आपका नेक्स्ट पार्ट है ना, अमृतम संस्कृतम, ये भी पढ़ाया हुआ है, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी मधुर वाणी को यहीं विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू मुझसे करो, शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।